हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका डीएससी का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट की 3rd यूनिट के चैप्टर नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने 2nd यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारी यूनिट 3rd का चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनी, वैश्विक दक्षिण और भारतीय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल फोन, आपकी जीन्स या फिर आपका लैपटॉप कितने देशों की यात्रा करके आपके घर तक पहुंचता है? यानी हम चाहे या ना चाहे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ताकत, वैश्विक दक्षिण की चुनौती और भारत का विमर्श। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो स्टूडेंट, जो डब्ल्यूटीओ हो गया, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, या बहुराष्ट्रीय जो कंपनी हो गई जिन्हें हम एमएनसीएस भी कहते हैं, तो वे हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का आदान प्रदान आर्थिक विकास और राजनीतिक संबंध दोनों को प्रभावित करता है। जो देशों के बीच वस्तुएं, सेवाओं और पूंजी का आदान प्रदान होता है वो सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि राजनीतिक रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करता है। वैश्वीकरण ने व्यापार और निवेश को और गहरा किया, लेकिन साथ ही असमानता और शोषण की चुनौतियां भी सामने आए। तो स्टूडेंट, जो वैश्वीकरण है उसने इस जुड़ाव को और मजबूत किया, लेकिन साथ ही असमानता और शोषण की चुनौतियां भी बढ़ा दी। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करना और समझना। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको परिभाषित कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा में हम देखेंगे, जब दो या अधिक देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं या पूंजियों का लेन देन होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो स्टूडेंट, मान लीजिए भारत कपास पैदा करता है और जापान मशीनरी बनाता है। तो अगर दोनों देश एक दूसरे से ये सामान खरीदे बेचे तो यही कहलाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें निर्यात, आयात और निवेश शामिल है। तो इसमें हमारे तीन चीज शामिल होती है, एक हमारा एक्सपोर्ट निर्यात, दूसरा इंपोर्ट आयात और निवेश इन्वेस्टमेंट। तो आपको बहुत से स्टूडेंट को आयात और निर्यात में डिफरेंस बता देता हूँ। आयात और निर्यात में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो आप एक तरीके से समझिए, जो आयात हो गया, तो आयात में आ की साउंड आ रही है। आ से मतलब आना, यानी कि जो भी हमारे भारत में बाहरी देशों से आ रहा है वो आयात हो गया। निर्यात में नी की साउंड आ रही है, नी से मतलब निकलना। तो जो भी हमारे भारत से अदर देशों में जा रहा है, निकल रहा है, उसको हम एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कहते हैं। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं, निर्यात हमारा निकलना होता है और आयात हमारा सामान का आना होता है। तो यह देशों को अपनी विशेषज्ञता, कॉम्पैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से उत्पादन और आदान प्रदान करने का अवसर देता है। तो यह जो व्यापार है यह कॉम्पैरेटिव एडवांटेज यानी कि तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। हर देश वही चीज बनाए जिसमें वह सबसे अच्छा है और बाकी चीजों के लिए व्यापार करे। तो यही था हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करना और उसको समझना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण, उत्पत्ति और विकास। तो स्टूडेंट, वैश्विक व्यापार का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है।
तो हम उसी को अपने चरणों के हिसाब से देख लेते हैं, एक एक चरण में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चरण आता है वो हमारा आता है 16वीं से 18वीं सदी, मर्केंटिलिज्म। व्यापार को राज्य की शक्ति का साधन माना गया। तो जो व्यापार था उसको राज्य की शक्ति का साधन माना गया 16वीं से 18वीं सदी के बीच में। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद ने वैश्विक व्यापार को तेज किया। तो औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद ने व्यापार को तेज किया 19वीं सदी में। 20वीं सदी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संस्थाएं बनी। तो जो मुक्त व्यापार था उसको बढ़ावा देने के लिए 20वीं सदी यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संस्थाएं बनने लगी। 21वीं सदी तकनीकी विकास, डिजिटलीकरण और सप्लाई चेन ने व्यापार को वैश्विक बना दिया। तो जो 21वीं सदी यानी कि जो हमारे आज का समय है, तो उसमें तकनीकी विकास, डिजिटलाइजेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन ने व्यापार को पूरी दुनिया में फैला दिया है। तो आज अमेजोन और अलीबाबा जैसी जो कंपनियां हैं वो इसी बदलाव का हमारा प्रतीक है। तो ये तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गैट और युद्धोत्तर उदार व्यापार संरचना। तो अब हम बात कर लेते हैं गैट यानी कि हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1947 के बारे में। तो गैट 1947 व्यापार बाधाएं कम करने के लिए समझौता। तो 1947 में बना हमारा गैट, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका हमारा मकसद था व्यापार बाधाएं कम करना। गैट में 1995 में डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रूप लिया। तो जो हमारा डब्ल्यूटीओ यानी कि हमारा जो आज के समय में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वही हमारा पहले के समय में गैट था। तो गैट का नाम बदलकर डब्ल्यूटीओ कर दिया गया 1995 में। डब्ल्यूटीओ मुक्त व्यापार को संस्थागत रूप दिया। तो जो डब्ल्यूटीए था, विश्व व्यापार संगठन था, उसने वैश्विक व्यापार को संस्थागत रूप दिया। लेकिन ग्लोबल साउथ विकासशील देश मानते हैं कि डब्ल्यूटीओ अमीर देशों के पक्ष में ज्यादा काम करता है। तो जो हमारे ग्लोबल साउथ यानी कि हमारे जो गरीब देश है वे मानते हैं, यानी कि जो विकासशील देश है उनका आरोप है कि डब्ल्यूटीओ अमीर देशों के पक्ष में ज्यादा काम करता है। तो यही था हमारा गैट और युद्धोत्तर उतार व्यापार संरचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मुक्त व्यापार अवधारणा और संस्थागत विकास। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे फ्री ट्रेड के बारे में, यानी कि मुक्त व्यापार के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है, आखिर मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड होता क्या है। देशों के बीच बिना बाधा टैरिफ कोटा के वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। तो मुक्त व्यापार का मतलब है देशों के बीच बिना किसी बाधा के वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होना। तो इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी है। तो अब हम संस्थागत विकास देख लेते हैं इसका। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कि नाफ्टा, ईयू बने। तो साथ ही जो हमारे क्षेत्रीय समझौते हैं जैसे कि नाफ्ता हो गए, ईयू हो गए, ये भी हमारे इसको बढ़ावा देने के लिए, इसके संस्थागत विकास के लिए थे। अब ये तो संस्थागत विकास हो गया। इसके बाद हम इसकी कुछ आलोचना भी कर लेते हैं। आलोचना में हम देखेंगे गरीब देशों के उद्योग और किसान अक्सर प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं, असमानता बढ़ती है। तो जो गरीब देशों के किसान और छोटे उद्योग है वे अक्सर इसी प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं, जिससे कि जो असमानता है वो भी बढ़ती है। तो ये हमने इसकी कुछ आलोचना कर ली। तो यही था हमारा मुक्त व्यापार अवधारणा और संस्थागत विकास। साथ ही हमने इसकी कुछ आलोचना भी देखी। तो यही था हमारा फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि एमएनसीएस। अब हम इसका अवलोकन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बहुराष्ट्रीय निगम या फिर जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वे आखिर होती कौन सी है। तो परिभाषा देखेंगे, ऐसी कंपनियां जो कई देशों में उत्पादन व्यापार करती है। तो स्टूडेंट सोचिए, एक कंपनी है जो भारत में कपड़े बनाती है, अमेरिका में उन्हें बेचती है और चीन से कच्चा माल खरीदती है। तो यही होती है हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इनकी विशेषताएं भी होती है कुछ। तो विशेषताएं में हम सबसे पहले देखेंगे वैश्विक निवेश, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकंड आता है बहुराष्ट्रीय उत्पादन और सप्लाई चेन। तो वैश्विक सप्लाई चेन भी इनके एक विशेषता है। विशाल पूंजी और तकनीक पर नियंत्रण, ये भी इसका उदाहरण हो गया। तो अब हम कुछ हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी देख लेते हैं। तो हमारी कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है उनमें आती है गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, रिलायंस। ये सभी हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम हो गई। तो ये तो हमारा बहुराष्ट्रीय निगम हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उदारवादी परिप्रेक्ष्य। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे उदारवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में। एमएनसीएस को विकास और वैश्वीकरण का इंजन माना जाता है।
तो जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसके अनुसार एमएनसीएस वैश्विक विकास और प्रगति के इंजन है। इनके क्या क्या फायदे, उन फायदों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो फायदा आता है वो आता है पूंजी और तकनीक का प्रवाह, रोजगार के अवसर, उत्पादन और दक्षता बढ़ती है, देश को वैश्विक बाजार से जोड़ना। तो ये सभी हमारे उदारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार फायदे हैं। तो ये तो हमारा उदारवादी परिप्रेक्ष्य हो गया एमएनसीएस को लेकर। अब हमारा जो दूसरा आता है वो हमारा आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से एमएनसीएस। तो अब हम बात कर लेते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण से एमएनसीएस। मार्क्सवादी मानते हैं कि एमएनसीएस असमानता और शोषण को बढ़ाती है। ये कंपनियां अमीर देशों के हित में काम करती है और गरीब देशों के संसाधनों और श्रमिकों का शोषण करती है। तो जो मार्क्सवादी है वे कहते हैं कि एमएनसीएस शोषण और असमानता को बढ़ाती है। ये हमारे जो ग्लोबल साउथ यानी कि जो अमीर देश है उनके हितों में ज्यादा काम करती है और जो गरीब देश है उनके संसाधनों और मजदूरों का शोषण करती है। सबसे पहला इसमें आता है डिपेंडेंसी थ्योरी के अनुसार विकासशील देश हमेशा एमएनसीएस पर निर्भर रहेंगे। तो डिपेंडेंसी थ्योरी के अनुसार जो विकासशील देश है वो हमेशा हमारे एमएनसीएस पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अफ्रीका में खनिज संसाधनों पर विदेशी कंपनियों का कब्जा। तो ये हमने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भी देख लिया एमएनसीएस को। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नारीवादी दृष्टिकोण से। तो अब हम बात कर लेते हैं नारीवादी दृष्टिकोण से एमएनसीएस। तो स्टूडेंट नारीवादी मानते हैं एमएनसीएस का सबसे ज्यादा बोझ महिलाओं पर पड़ता है। वैश्विक सप्लाई चेन में महिलाएं अक्सर सस्ती और असुरक्षित नौकरियां में काम करती है। तो स्टूडेंट क्या आपने कभी सोचा है हमारे कपड़े बनाने वाले कारखानों में ज्यादातर सस्ते मजदूर कौन होते हैं? तो वे मजदूर होती है हमारी महिलाएं। तो जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो कहता है कि वैश्विक सप्लाई चेन में महिलाएं सबसे सस्ती और असुरक्षित नौकरियों में काम करती है। इसमें हमारा गारमेंट्स इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। एमएनसीएस की नीतियां लैंगिक असमानता को और गहरा करती है। लेकिन कुछ अवसर भी पैदा होते हैं जैसे महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ना। लेकिन ये एक सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है क्योंकि सकारात्मक पक्ष इसमें यह है कि एमएनसीएस ने महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाई है। तो ये भी नारीवादी दृष्टिकोण से भी हमने एमएनसीएस को देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्विक दक्षिण के परिप्रेक्ष्य और भारतीय विमर्श। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे वैश्विक दक्षिण के परिप्रेक्ष्य और भारतीय विमर्श के बारे में। वैश्विक दक्षिण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका विकासशील देश। ग्लोबल साउथ यानी कि हमारे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देश। तो उनकी समस्याएं देख लेते हैं, उनकी क्या क्या समस्या है। सबसे पहले आती है अमीर देशों और एमएनसीएस पर निर्भरता। उसके बाद डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और आईएमएफ जैसी जो संस्थाएं है उसमें कमजोर आवाज। कृषि और जो छोटे उद्योग हो गए उनमें से मुक्त व्यापार से उनको नुकसान होता है। तो ये तो उनकी समस्या हो गई। अब भारतीय विमर्श में भी देख लेते हैं। भारत में 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण से एमएनसीएस का आगमन। तो 1991 के बाद उदारीकरण से एमएनसीएस का प्रवेश हुआ। आईटी और सेवा क्षेत्र में फायदा, लेकिन किसानों और छोटे उद्योगों को नुकसान। तो जो आईटी और सर्विस सेक्टर थे उनको तो लाभ हुआ, लेकिन जो किसान और छोटे उद्योग थे उनको नुकसान होने लगा। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियां आत्मनिर्भरता पर जोर। तो आज जो भारत की नीतियां है जैसे कि मेक इन इंडिया हो गई, आत्मनिर्भर भारत हो गई, ये सभी हमारी आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। तो यही हमारा भारतीय विमर्श हो गया, उनकी समस्याएं हो गई। तो यही था हमारा वैश्विक दक्षिण के परिप्रेक्ष्य और भारतीय विमर्श। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एमएनसीएस ने वैश्विक विकास और आपसी जुड़ाव बढ़ाया है, लेकिन साथ ही असमानता, निर्भरता और लैंगिक शोषण जैसी चुनौतियां भी खड़ी की गई है। तो स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है और एमएनसीएस है उसने दुनिया को जोड़ा और विकास की नई राह खोली। लेकिन साथ ही इसने असमानता, निर्भरता और लैंगिक शोषण जैसी चुनौतियां भी सामने खड़ी कर दी है। तो ग्लोबल साउथ और भारत जैसे देशों को संतुलित नीति अपनानी चाहिए ताकि विकास के साथ न्याय और समानता सुनिश्चित हो सके। तो जो ग्लोबल साउथ और भारत जैसे देश है उनको ऐसी नीति अपनानी होगी जो कि विकास के साथ साथ न्याय और समानता को भी सुनिश्चित करे। तो स्टूडेंट यही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की असली चुनौती, विकास और न्याय के बीच संतुलन बनाना। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बता दिया है।
तो यही थी हमारी थर्ड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 के बारे में, जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त को लेकर होने वाली है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।